जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पोषण तथा पाचन। साथियों, आज का जो ये चौथा टॉपिक है, इसके पहले हमने आपको 3 टॉपिक करा दिए हैं और साथियों इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं हमने उनको इसमें कवर किया हुआ है। साथियों, आज जो है हम लोग इसमें टॉप 95 प्रश्नों को देखने वाले हैं, वो भी फैक्ट के साथ में। तो साथियों, आइए इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में साथियों हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आज जो क्लास है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए साथियों इस क्लास को अच्छे से जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेढक में दांत होते हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा होमोडोंट। इस प्रकार के दांत होते हैं। तो साथियों जो मेढक होता है, मेढक में होमोडोंट प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। साथियों, छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए जो है इसे होमोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो छिपकली और मेढक के दांत दोस्तों एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट की बात करते हैं तो ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं इसे थीकोडोंट कहते हैं। जैसे कि जो मनुष्य होते हैं दोस्तों, तो मनुष्यों के दांत क्या होते हैं? मसूड़ों में धंसे होते हैं। हेट्रोडोंट की बात की जाए तो वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं और साथियों ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। साथियों यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि मनुष्य का जो है डेंटल फार्मूला या दंत सूत्र क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 2123 अपान 2123। ये क्या है? तो साथियों ये जो है मनुष्य का डेंटल फार्मूला है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है। बताइए कि दांत का शिखर किसका बना होता है? आंसर हो जाएगा डेंटिन का बना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दांत के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? साथियों जो दांत का बाहरी परत होता है उसको इनेमल कहते हैं और यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है। दंत के अंदर यानी दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर का कौन सा भाग सबसे कठोर होता है तो याद रखिएगा इनेमल साथियों सबसे कठोर जो होता है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए उपास्थि के बारे में तो यह मुलायम एवं लचीला होता है। नाक एवं कान के निर्माण में यह सहायक होती है। काइटिन की बात की जाए तो कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है और यह जो है कड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कीटों का जो बाहरी आवरण दोस्तों है उसका निर्माण काइटिन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है। बताइए जो पेप्सिन है दोस्तों ये क्या है? तो आंसर हो जाएगा साथियों एंजाइम। साथियों जो पेप्सिन है वो एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें फैक्ट्स। तो प्रोपेप्सिन स्टमच के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है और जो पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोपेप्सिन होता है ये स्टमच के जो स्टमक होता है इसके जो है पेप्टिक सेल से स्रावित होता है और जो है ये पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है और सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। साथियों ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए कि सभी एंजाइम जो हैं ये प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन जो है, हार्मोन क्या है? तो यह जो है दोस्तों हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्रावित होता है और एवं जो है इसका कार्य होता है बॉडी के अंगों के विकास में ये सहायक होता है। विटामिन दोस्तों, ये विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हार्मोन का क्या काम है और विटामिन का क्या काम है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है।
इसका आंसर हो जाएगा यकृत तथा पेशियों में। कहां पर होता है साथियों, जो ग्लूकोज है इसका संग्रह कहां पर होता है, तो यकृत तथा पेशियों में इसका संग्रह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसमें। तो यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो पीलिया रोग होता है। और लीवर में जो है पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत की बात की जाए, यानी जो लीवर है यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है और ये ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। प्लीहा की बात करते हैं दोस्तों, तो जो प्लीहा है, स्प्लीन है, यह शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है इसको, और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पित्त रस है इसका निर्माण कहां पर होता है, तो साथियों आंसर लगाइएगा लीवर में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। या अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि आरबीसी का जो कब्रगाह है ये किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि जो यूरिया है, यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, तब आप लोग आंसर देंगे यकृत, यानी लीवर में जो है यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। बताइए कि कौन सा तत्व है साथियों जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों, जो कैल्शियम तथा फ्लोरीन दोनों इनेमल को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ये साथियों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट से यहाँ पर है, बताया गया है कि फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम दोस्तों, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की जो मात्रा है अधिक होती है। आयोडीन साथियों क्या होता है, तो आयोडीन जो है दोस्तों ये लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है और इसकी कमी से घेंघा या क्वाइटर रोग होता है। सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है और यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। तो साथियों यहाँ पर ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आंसर लगाइएगा आयोडीन की कमी से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है, साथियों सोडियम जो है ये रक्त दाब को नियंत्रित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आयोडीन है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो लैमिनेरिया नामक शैवाल होता है दोस्तों, इससे जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है। साथियों आंसर हो जाएगा पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ये जो है पित्त का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या याद करने लायक पॉइंट है। साथियों आप लोग यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो पित्त है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, और पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि साथियों जो पित्त है ये पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यकृत द्वारा जो बनाया गया पित्त है ये पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। आंसर हो जाएगा साथियों सिस्टिक डक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथियों जो पित्त है, पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाता है, हमने आपको ऊपर ये बात बताई है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्त क्या होता है साथियों, जो पित्त होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर एस्ट्राडियोल के लिए जो है ये कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। साथियों बात कर लेते हैं इंसुलिन की।
तो इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंसुलिन है साथियों, ये इसका जो निष्कर्षण है कहाँ से होता है, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से होता है। और इसकी कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होता है। ग्लूकोज दोस्तों लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? बताइए साथियों, जो आहार नाल है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? यहां पर ये आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा साथियों छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। साथियों यहां से आप लोग जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट कर लीजिएगा। छोटी आंत से स्रावित जो एंजाइम है दोस्तों वो है इरिप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। कौन? तो इरिप्सिन। ठीक है। आमाशय साथियों अगर स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस निकलता है। इसमें साथियों HCl निकलता है और प्रोपेप्सिन निकलता है। म्यूसिन और रेनिन स्रावित होता है। किससे? आमाशय से। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन। रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? रेनिन का श्रावण करने वाला अंग कौन सा है? तो साथियों हमने अभी आपको ऊपर बताया है कि जो रेनिन है वो किससे स्रावित होता है। यहाँ पर ये देखिए हमने बताया हुआ है, रेनिन साथियों आमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। आइए देखते हैं साथियों, यहाँ पर आप लोग जो पॉइंट है याद रखिएगा किडनी के बारे में। किडनी क्या है? मनुष्य में जो है साथियों किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें यूरिया बनता है। किडनी में क्या बनता है? यूरिया बनता है। किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है, इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। रेनिन साथियों, रेनिन का जो काम होता है, क्या काम करता है? तो दूध के पाचन में सहायक होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेनिन क्या काम करता है तो दूध के पाचन में ये सहायक होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो किडनी है दोस्तों, तो किडनी की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा नेफ्रॉन दोस्तों किडनी की इकाई है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जब 2 जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को लाभ ना हो तो वह कहलाता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? जब 2 जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को लाभ ना हो तो वह क्या कहलाता है? साथियों आंसर हो जाएगा कॉमेंसलिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉमेंसलिज्म साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों, जब 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है उसे क्या कहते हैं? परजीविता या परजीवी कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तब उसे दोस्तों प्रीडेंटाइन या परभक्षण कहते हैं, जैसे कि गिद्ध। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहां से याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, तो साथियों जो यकृत है ये जो है ये रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि खांसी किस कारण से आने लगती है तो शरीर में साथियों टॉन्सिल होता है जो, तो टॉन्सिल की जब लंबाई बढ़ जाती है तो शरीर में क्या जब टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होने लगता है साथियों? खांसी आने लगती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपापचय दर सर्वाधिक होती है किसमें? तो आंसर हो जाएगा साथियों चूहे में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अब यहाँ पे देख लीजिए उपापचय होता क्या है। तो पेड़ पौधों और जंतुओं में होने वाले रासायनिक प्रक्रियाएं जो भोजन को
ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है, उपापचय कहलाते हैं या उपापचय कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, आंसर हो जाएगा साथियों जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या पॉइंट दिए हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर बताया गया है, जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका या सेल कहते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले टॉपिक में बताया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु करता है। कौन करता है साथियों? जो तंत्रिका क्रियाएं हैं इन पर नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु करता है। और साथियों यहाँ पर यह पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस ताप पर दोस्तों एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त यानी बाइल का निर्माण होता है। हमने आपको ऊपर बताया हुआ है जो पित्त है इसका निर्माण कहां पर होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा साथियों यकृत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर 2 पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो 7.4 होता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर दोस्तों मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश में दांत होते हैं। बताइए जो खरगोश होता है इसमें दांत कैसे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा थिकोडोंट दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? साथियों आंसर हो जाएगा सेप्रोफाइट। ऑप्शन नंबर सी साथियों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेप्रोफाइट दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा अधिपादप। तो साथियों जो अधिपादप है एपीफाइट्स है, ऐसा पौधा जो पोषी पौधा पर रहता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, इसका नाम है ऑर्किड। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे छोटा बीज अगर साथियों अगर पूछा जाए आपसे, जो ऑर्किड होता है इसका सबसे छोटा बीज होता है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा बीज कौन सा है तो लोडोकिया का साथियों सबसे बड़ा बीज होता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे छोटा बीज और सबसे बड़ा बीज। ठीक है, यहाँ से ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथियों जो मोनोसेक्राइड हैं ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। साथियों जो शैवाल है, शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। डाइसैकराइड्स भी मोनोसेक्राइड की तरह जल में घुलनशील शर्करा है और इसका निर्माण 2 मोनोसेक्राइड के अणुओं से होता है। इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज। ठीक है, तो साथियों जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। सही आंसर क्या होगा? शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत में। कहां पर होता है? यकृत। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है
तो आंसर लगाइएगा नेफ्रोलॉजी। या साथियों आपसे पूछा जाए जो किडनी है, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा नेफ्रोलॉजी साथियों कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि यकृत का औसत वजन कितना होता है, तो 1500 ग्राम या 1.5 किलो इसका वजन होता है। ठीक है, किसका, तो यकृत का। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? बताइए आंसर क्या होगा। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? साथियों आंसर हो जाएगा यूरिएस। ठीक है, क्या है साथियों, इसका यूरियस। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा यहाँ पर साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाइपेज का काम क्या है, तो जो लाइपेज है ये फैट को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, लाइपेज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो साथियों जो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को प्लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लवक। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए कि फ्लोरा किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं, और किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनको फौना कहते हैं। ये दोनों पॉइंट साथियों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पौधा पूछा जाए तो फ्लोरा, और अगर आपसे पूछा जाए जंतु तो फौना। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। बताइए सहजीवी जीवाणु कौन सा है? आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं, थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। साथियों जो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे सहजीवी कहते हैं, जैसे भैंस एवं बगुला। ठीक है साथियों, जो भैंस एवं बगुला है इसमें दोनों को जो है लाभ होता है। ठीक है, भैंस को बगुले से और बगुले को भैंस से। राइजोबियम एवं दाल का पौधा, कवक एवं शैवाल। जो कवक एवं शैवाल दोनों मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं, और साथियों ये जो है लिटमस पत्र बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया से टिटनेस रोग होता है, और यह रोग के जीवाणु जंग लगे लोहे एवं गोबर पर पाए जाते हैं, और इस रोग को दोस्तों धनुष्टंकार या लॉकजा भी कहते हैं। किसको? तो साथियों जो टिटनेस नामक रोग होता है इसको धनुष्टंकार या लॉकजा भी इसको कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? बताइए कि किस वस्तु श्रेणी का जो खाने का जो व्यय है वो सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन एक प्रकार का द्वैतपादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर से बनता है, और यह किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? बताइए आंसर क्या होगा इसका? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूक्ष्म जीवाणुओं से जो प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग जो है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिजैविक दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इनको देख लेते हैं। साथियों यहाँ पर बताया गया है कुछ रोग के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से हैं, और जो वायरस दोस्तों है इसके द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से हैं, ये हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं। साथियों जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग है टिटनेस। क्या है? टिटनेस। दूसरा है हैजा,
टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया और कोल्ड। और इसके बाद साथियों याद रखिएगा सिफिलिस। साथियों जो इतने जो रोग हैं ये सारे रोग जो हैं बैक्टीरिया से होते हैं। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो प्रोटोजोआ है इससे के द्वारा जो उत्पन्न रोग हैं वो कौन से हैं, तो याद रखिएगा मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार इत्यादि। ये साथियों जो रोग हैं ये प्रोटोजोआ से उत्पन्न होते हैं। और साथियों इसके बाद याद रखिएगा जो वायरस है यानी विषाणु द्वारा जो उत्पन्न रोग हैं वो कौन से हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, चेचक, छोटी माता, गलसोथ, खसरा, पीलिया, रेबीज और हर्पीस। इतने साथियों ये जो रोग हैं ये वायरस से होते हैं। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, नेमाटोड अपवंशीय जलीय स्थलीय या प्रश्रमी प्रणाली है। कौन? नेमाटोड, नेमाटोड, ठीक है, जो जीवों में रोग उत्पन्न करता है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जीवों में रोग कौन उत्पन्न करता है, तो नेमाटोड दोस्तों ये जो है जीवों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है इसमें कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, बताइए किसके द्वारा इनमें से दूध खट्टा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बैक्टीरिया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही जमता है, बताइए जो दूध साथियों है दूध से दही जमता है किसके द्वारा, आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तभी तो साथियों दूध खट्टा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि दूध से दही किससे बनता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा साथियों दूध से दही बनता है। आइए साथियों यहाँ पर देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ से साथियों आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा दूध से दही जमता है। साथियों इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध से दही किसके द्वारा बनता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, तब साथियों यहाँ पर आंसर आप लोग लगाइएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही बनता है। कवक द्वारा उत्पन्न रोग दमा, एथलीट फुट, दाद, खाज, गंजापन इत्यादि साथियों ये जो है ये कवक के द्वारा उत्पन्न रोग हैं। और साथियों यहाँ पर याद रखिएगा नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और यह जो है धान के खेतों में पाया जाता है। ठीक है, तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो साइनोबैक्टीरिया जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये धान के खेतों में पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, बताइए कि पेट के जीवाणुओं को नाश करने वाला जो अम्ल है उसका नाम क्या है। आंसर हो जाएगा साथियों HCl, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जो HCl है HCl आमाशय यानी स्टमक से स्रावित होता है और HCl दोस्तों ये भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, यानी कि एसिडिक बनाता है। इसके कारण साथियों जो जीवाणु होते हैं उनका नाश हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो HCl दोस्तों है ये अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सुक्रोज में होता है, बताइए क्या होता है सुक्रोज में। तो दोस्तों याद रखिएगा सुक्रोज में ग्लाइकोज एवं फ्रैक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज है ये मिलकर के सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के साथियों माल्टोज बनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं, तो लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के साथियों माल्टोज बनाते हैं और जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो ये साथियों तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मानव शरीर है तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। साथियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, दोस्तों यकृत दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं साथियों यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य है तो मनुष्य में गुर्दों की संख्या यानी जो किडनी होती है तो किडनी की संख्या 2 होती है। प्रत्येक गुर्दा जो होता है वो 140 से 150 ग्राम तक होता है।
गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। साथियों जो किडनी है, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। गुर्दा जो है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में हृदय का औसतन कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 300 ग्राम होता है, और यह कभी भी आराम नहीं करता है। ठीक है साथियों, जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, ये कभी भी आराम नहीं करता है और इसका जो वजन होता है ये 300 ग्राम होता है। हृदय दोस्तों एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न पॉइंट है ये, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हृदय है वो हृदय जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम इसको कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? बताइए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस मानव अंग में है, मतलब किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? यकृत दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं। अग्नाशय में वसा का पाचन प्रारंभ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वसा का पाचन प्रारंभ कहाँ पर होता है, तब साथियों आप लोग यहाँ पर आंसर लगाइएगा अग्नाशय में। इससे जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। अग्नाशय में दोस्तों लैंगर-हैंस द्विविकाएं पाई जाती हैं जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये साथियों पॉइंट तीनों याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगले वसा का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। इसमें साथियों ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम स्रावित होते हैं, इसमें अग्नाशय में। और साथियों अग्नाशय में जो लैंगर-हैंस द्विविकाएं पाई जाती हैं जिससे कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, तो इतने तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो बेरियम मील दोस्तों है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा पोषण नाल के एक्स किरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषण नाल के एक्स किरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का श्रावण कहाँ होता है? बताइए जो लाइपेज है इसका श्रावण कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। कहाँ पर होता है साथियों? तो अग्नाशय में इसका श्रावण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर पॉइंट है, याद रखिएगा। जो लाइपेज है ये फैट को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। क्या करता है? साथियों जो लाइपेज होता है, तो लाइपेज जो है ये फैट को फैटी एसिड में एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। लाइपेज के अलावे जो है पेंक्रियाज, ट्रिप्सिन एवं एमाइलेज भी स्रावित करता है। याद रखिएगा साथियों लाइपेज के अलावा दोस्तों जो पेंक्रियाज है, जो अग्नाशय है, ये ट्रिप्सिन एवं एमाइलेज भी स्रावित करता है। साथियों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों अगला प्रश्न है, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं और इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत क्या कहलाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा रदनक। क्या कहलाता है साथियों? इसका रदनक दांत कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर बताया गया है कि जो कैनाइन है, कैनाइन भोजन या मांस को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, साथियों जो इंसीजर है ये भोजन को काटा जाता है इससे। जो प्रीमोलर साथियों है, प्रीमोलर का जो काम है और जो मोलर का काम है, ये भोजन चबाने का काम करता है। साथियों जो हाथी के ऊपरी 2 इंसीजर मुख से बाहर निकलते हैं उसे टस्क कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? बताइए जो एंजाइम दिए हुए हैं इनमें से जो है कौन सा एंजाइम वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनिन जो एंजाइम साथियों है ये वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। साथियों जो रेनिन एंजाइम है ये दूध में पाया जाने वाला केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। साथियों यहां से याद रखिएगा, इसलिए आप लोग ने देखा होगा जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें दूध जल्दी से नहीं पचता है, ठीक है, तो वो लोग जो है दूध कम खाते हैं। तो साथियों जो रेनिन एंजाइम है ये दूध में पाया जाने वाला जो कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लार की प्रकृति होती है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लार की प्रकृति होती है तो आंसर हो जाएगा अम्लीय। साथियों जो लार होता है वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा लार का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, 6 से 8 होता है। कितना होता है, तो लार का पीएच मान 6 से 8 होता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। बताइए कि पाचन क्रिया जब होती है दोस्तों तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जो प्रोटीन होता है ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है, किसमें, एमिनो अम्ल में ये बदल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। बताइए कि जो मानव शरीर दोस्तों है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संग्रहित रहता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट दोस्तों किस रूप में संचित रहता है, तो स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित रहता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर पौधों की बात की जाए तो जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। बताइए वो कहां से स्रावित होता है। आंसर साथियों उसका आंसर हो जाएगा जिगर, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों उसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। बताया गया है कि जो लीवर है साथियों यानी जो जिगर है लीवर, इसमें बाइल जूस यानी पित्त रस का निर्माण होता है और यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल खनिज लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेरोकोलेज, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। किसमें, पित्त रस में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां से याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर जो है किसके बीच में रहता है, ये आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 100 से 150। क्या हो जाएगा, 100 से 150 मिलीग्राम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी। क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं यहाँ पे। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा वैसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और साथियों यहाँ पर यह पॉइंट भी याद रखना कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, याद रखिएगा इसको। एग्जाम्पल जैसे बाघ हो गया, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, सियार या मनुष्य, ये सब क्या है, तो ये सब परपोषी हैं,
ठीक है, याद रखिएगा प्रपोसी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। या में जो है साथियों, जो सलाइवा है ये शरीर में आरबीसी का वृद्धि करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, जो लार होती साथियों, ये लार जो है आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। ये आप लोग यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे जो एंजाइम है वो क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन है। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि शरीर में सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य क्या है? ये आपसे पूछा गया है। अगर जो यकृत है वो कई कार्य करता है, लेकिन उनमें से जो है एक कार्य क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजनोत्पत्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्प के 20 दंत हैं। बताइए, जो सर्प साथियों हैं, सर्प के 20 दंत कौन से हैं? तो जो जंभिका दंत दोस्तों है, ये जो है सर्प के 20 दंत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, जो सर्प में जो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, ये पॉइजन ग्लैंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पॉइजन ग्लैंड है वो कौन सी ग्रंथि परिवर्तित होकर के बनती है, तो पैरोटिड जो ग्लैंड होती है यही जो है पॉइजन ग्लैंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथीन चक्र द्वारा साथियों यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में रिस्पिरेशन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तथा इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु टूट करके पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाता है। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है, और जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है तथा शेष 2 एटीपी बचता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 4 एटीपी का निर्माण होता है। साथियों जो ग्लाइकोलिसिस है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु टूट करके पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाते हैं। ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और है, ये भी याद रखना कि जो इस श्वसन को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से जो श्वसन की क्रिया होती है उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। पूरे प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है। प्रकृति में नाइट्रोजन से व्युत्पन्न विविध यौगिकों का निर्माण उपभोग और उपयोग के बाद पुनः नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? बताइए, जंतुओं में दोस्तों कौन सा अंग जो है वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो अमीबा है ये अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य कुंचन की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि साथियों जो मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए दोस्तों ये मनुष्य जब रोटी चबाता है तो इसको मीठा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों होता है ये शक्कर में यानी शुगर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है? बताइए, हमने इसको आपको ऊपर कई बार बताया हुआ है कि पित्त स्रावित कहां से होता है। आंसर साथियों हो जाएगा इसका लीवर से, यानी कि यकृत से साथियों पित्त स्रावित होता है। लीवर दोस्तों यानी यकृत से पित्त स्रावित होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है तथा वसा के पाचन में सहायक होता है। छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पाचन तथा अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। हमने आपको अभी बताया है कि भोजन को जो पाचन है वो किस अंग में प्रारंभ होता है। तो साथियों जो भोजन का पाचन है वो प्रारंभ कहां पर होता है? मुंह से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भोजन दोस्तों है ये मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है, तो हमने अभी आपको ऊपर बताया है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, कहां पर होता है? छोटी आंत में। ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, इनको यहाँ से देख लेते हैं। तो साथियों मनुष्य के मुख में सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, यानी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लार स्रावित होता है। लार में दोस्तों टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च यानी जो कार्बोहाइड्रेट है इसको शर्करा यानी ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, ये भोजन जो होता है वो मीठा लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गई होगी बात कि जो मुख होता है दोस्तों, तो मुख में लार यानी सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे टायलिन नामक एंजाइम निकलता है। ठीक है, और साथियों जो एंजाइम होता है ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। साथियों जो सलेवरी ग्लैंड है ये 3 जोड़े यानी कि 6 होते हैं। इसमें से पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। साथियों जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, और कभी कभी वायरस से पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण से मम्प्स यानी गलसुआ नामक रोग होता है। साथियों जो पैरोटिड ग्लैंड सांप में पॉइजन ग्लैंड यानी विष ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा आप लोग यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत जो हैं वो निम्नलिखित में से कौन से हैं? आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सोयाबीन और मूंगफली से दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? बताइए, अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार्च। क्या यानी जो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों है स्टार्च है, इसके पाचन में ये सहायक होती है। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो दोस्तों मुख से शुरू होता है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। लाइपेज जो है दोस्तों ये वसा के पाचन में सहायक होता है, और वसा का जो पाचन है दोस्तों ये मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। बताइए, जो आहार दोस्तों है इसमें लवण का प्रमुख उपयोग क्या है? आंसर होगा कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। तो इसका कार्य क्या है? अरे जो आहार में जब लवण जो होता है या जो नमक होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन के पाचन के लिए जो अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको जो है लघु मात्रा में पैदा करना इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? बताइए कि इनमें से कौन सा पशु जो है दोस्तों रुधिराहारी है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी जो रुधिराहारी मतलब जो रुधिर खाता है, यानी जो रुधिर का आहार करता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों मच्छर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा है? बताइए कि संसार में दोस्तों सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा है? आंसर हो जाएगा रूबिस्को। क्या है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रूबिस्को हर प्रकाश संश्लेषी जीव में होता है। इनवर्टेज एवं जाइमेज एंजाइम किण्वन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पूतिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? साथियों इसका आंसर हो जाएगा मृत और क्षयमान सामग्री पर ये निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो आमाशय ग्रंथियां हैं इनकी जो पेप्सिन स्रावित जो कोशिकाएं हैं वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा मुख्य कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य जो कोशिकाएं हैं ये आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? आंसर साथियों इसका हो जाएगा यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। ठीक है, साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा, जो मनुष्य में फेफड़ा की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए। दोस्तों जो मनुष्य है, मनुष्य में जो फेफड़े हैं, तो फेफड़े की संख्या होती है 2। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिएगा। यह मुख्य श्वसन अंग है। तिल्ली को रक्त बैंक यानी जो ब्लड बैंक भी कहते हैं। यानी जो प्लीहा दोस्तों है, स्प्लीन है, इसको जो है रक्त बैंक या ब्लड बैंक भी इसको कहा जाता है। यहां से ये याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। बताइए कि बिना एंजाइम वाला दोस्तों पाचक रस कौन सा है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका पित्त। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है पित्त। लार में दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? बताइए, जो स्तनधारी दोस्तों हैं ये यूरिया किसमें बनाते हैं? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि दोस्तों लीवर में जो है ये यूरिया का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर क्या दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो किडनी यानी जो वक्र है ये यूरिया छानता है, यानी यूरिया छानता है। ठीक है, यकृत साथियों शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यकृत में विटामिन के का निर्माण भी होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यकृत में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो दोस्तों विटामिन के का निर्माण होता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। ठीक है, यानी किडनी है। वृक्क के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। ये कहते हैं किसको? जो वृक्क के बाहरी आवरण को। प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है।
ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम किसका भाग है? बताइए, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, जो इलियम है वो किसका भाग है? आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलियम जो है छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जो ड्यूडेनम है तथा जेजनम, ये भी जो है छोटी आंत के भाग हैं। पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं। श्रेणी मेखला दोस्तों कूल्हे में 2 हड्डी होती है। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला यानी वक्ष कहते हैं, इसमें 4 हड्डी होती हैं। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, जो अग्रपाद है, अग्रपाद को अंश मेखला कहते हैं, इसमें 4 हड्डियां होती हैं। और साथियों जो पश्चपाद है इसको श्रेणी मेखला कहते हैं और इसमें जो है 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत है, इस कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, इलियम, ड्यूडेनम और जेजनम। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए कि जो दूध होता है दोस्तों, दूध का धवल रंग वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो गाय का जो दूध होता है उसका हल्का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण दोस्तों गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन रक्त प्रोटीन है जो रक्त को गाढ़ा बनाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करना अच्छे से। जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये रक्त प्रोटीन है जो रक्त को गाढ़ा बनाता है, और साथियों जो कैरोटीन प्रोटीन है ये जो है ये गाय के दूध का रंग हल्का पीला करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। बताइए, इसको साथियों हमने सबसे ऊपर जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इनेमल, यानी जो दंत वल्क है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात की जाए तो फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है, और सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाए दोस्तों तो जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? बताइए, जो एंजाइम दोस्तों हैं क्या होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंजाइम दोस्तों है, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? बताइए कि इनमें से कौन सा जो सांकेतिक संबंध है वो लाइकेन निर्मित करता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा एक एल्गी तथा एक फंगस, मतलब कि एक कवक और एक शैवाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? साथियों आंसर हो जाएगा कस्कुटा। क्या है दोस्तों? कस्कुटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो कस्कुटा है इसको अमरबेल, आकाश बेल या अगरबत्ती परजीवी जड़ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्या है? तो ये जो है परजीवी जड़ है। और दोस्तों जो कस्कुटा है इसको अमरबेल, आकाश बेल या अगरबत्ती भी इसको कहते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे अगर पूछिए अमरबेल दिया होता है यहाँ पर तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर अमरबेल आंसर इसका लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। बताइए साथियों, जो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है वो किसके रूप में जमा होती है? आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित यानी पुनः सृजित हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साथियों बताइए जो कौन सा अंग है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? उसका नाम है जिगर यानी कि लीवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, इनको देख लेते हैं यहाँ से।
तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, जो जिगर है यानी जो लीवर है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर का वजन 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है और लीवर में पित्त का निर्माण होता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो कितनी बार जन्म लेते हैं, तो याद रखिएगा जो दोस्तों जो मनुष्य के दांत होते हैं 2 बार जन्म लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी पैंक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ द। पूछा गया दोस्तों जो पैंक्रियाज है वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका पार्ट है, जो साथियों जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका ये पार्ट है, कौन, पैंक्रियाज। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। साथियों यहाँ पर बताया गया है कि जो अग्नाशयी मानव का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, साथियों जो अग्नाशय है ये मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह अंतःस्रावी और बृहस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। याद रखिएगा साथियों, ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी और बृहस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें अग्नाशयी रस निकलती है जिसमें 98% जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। ये तीनों मुख्य भोजन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं और इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है साथियों, जो अग्नाशयी रस होता है इसको पूर्ण पाचक रस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे लंबा अंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है, तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो सेरिब्रम है ये क्या है, तो ये मानव शरीर का मस्तिष्क है। ठीक है, सेरिब्रम दोस्तों ये मानव शरीर का मस्तिष्क है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे लंबा अंग है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण पाचक रस कौन सा है, तो वो है अग्नाशयी रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। बताइए इनमें से जो है जो गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक कौन सा है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसको आता है। तो दोस्तों एक जो मानव जीव में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती हैं, ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 से 8000 कितनी होती हैं, तो 2000 से 8000 स्वादी कलिकाएं इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह से भोजन जाता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण यानी इंजेक्शन के द्वारा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतःग्रहण प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों आहार नली में भोजन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं इनको यहाँ पर याद रखिएगा। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। कितनी अवस्थाओं से, 5 अवस्थाओं से। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है दोस्तों स्वांगीकरण और पांचवा है मल परित्याग। आमाशय में भोजन पहुंचने पर पाइलेरी ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जो हल्के पीले रंग का भोजन पचाने में मदद करता है। दोस्तों आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से जो गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा 9 मीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9 मीटर लंबा होता है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है
पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, बताइए। साथियों आसान प्रश्न है, आता होगा सभी को कि पाचन में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्या दिए हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथियों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है और भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यकृत से पित्त रस निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो यकृत होता है यकृत से पित्त रस निकलता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो पेप्सिन है, जो पेप्सिन प्रोटीन को क्या कर देता है, खंडित करके सरल पदार्थों यानी पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा भेड़ और बकरियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत में जो नीली जीभ रोग है इसके लिए पहला टीका विकसित किया गया है, मुख्यतः भेड़ और बकरियों में ये पाया जाता है। ठीक है, ये जो रोग है। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों, जो यह ब्लू टंग वायरस BTV द्वारा होता है, इसे पहले साउथ अफ्रीका में जाना गया तथा आर्नोल्ड थेलर ने सर्वप्रथम इसका टीका विकसित किया। और साथियों जो प्रथम टीका है एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का तैयार किया गया था। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो पहला टीका है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो प्रथम टीका जो है चेचक का टीका तैयार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। रानीखेत दोस्तों रोग जो है मुर्गी में फैलता है। और दोस्तों जो फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फाइलेरिया दोस्तों जो रोग होता है इसमें पांव जो है सूजन आ जाती है पैर में। ठीक है, इसलिए साथियों इसको क्या कहते हैं, हाथी पांव रोग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। आइए इसका आंसर क्या होगा। हमारे शरीर में दोस्तों नमक की मात्रा कितनी होती है। आंसर हो जाएगा 0.4%। कितनी होती है, 0.4%। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है। साथियों जो आयोडीन नमक से घेंघा रोग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों जो आयोडीन नमक होता है इससे घेंघा रोग नहीं होता है। आयोडीन की दैनिक मात्रा दोस्तों 20 मिलीग्राम होना चाहिए और दैनिक मात्रा दोस्तों सोडियम क्लोराइड का 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो सोडियम क्लोराइड है इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, दैनिक मात्रा, तो 2 से 5 ग्राम होनी चाहिए। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए जो आयोडीन है इससे कितनी मात्रा होनी चाहिए इसकी, तो 20 मिलीग्राम इसकी मात्रा जो है होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्तरस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। साथियों जो यकृत में पित्तरस का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। साथियों जो हिपैरिन का उत्पादन प्रोटीन यकृत में होता है जो रक्त को थक्का बनाने से रोकती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमने कई बार इसको बताया हुआ है ऊपर, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में फंसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा होमोजेनाइजेशन। क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा।
साथियों देख लेते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। बताया गया है कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है और इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा। विषमांग मिश्रण साथियों क्या होता है ये? तो विषमांग मिश्रण का उदाहरण है बारूद, कुहासा आदि। ये सब क्या है? ये दोस्तों विषमांग मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण क्या होते हैं, यहां से आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? बताइए साथियों, आपने पढ़ा है कि जो दांत का जो इनेमल है वो सबसे कठोर भाग होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों जो दांत का इनेमल है वो किससे बना होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है यहाँ पर। साथियों दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं और दांत की संख्या पूछी जाए तो 32 होती है। दांत मानव जीवन में 2 बार जन्म लेता है। दांत भोजन को चबाने में सहयोग करता है। क्या करता है? मतलब जो दांत होता है ये भोजन को चबाने में सहयोग करता है। पायरिया रोग मसूड़ों में होता है जिसमें दांत कमजोर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो पायरिया रोग होता है इससे क्या हो जाता है? दांत कमजोर हो जाता है और ये किसमें होता है? मसूड़ों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिओडेनम डैश का भाग है। ये जो डिओडेनम है ये किसका भाग है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों जो डिओडेनम है ये छोटी आंत का भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर। साथियों यहाँ पर बताया गया है कि जो भोजन को पक्वाशय में पहुंचने से सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस है ये आकर मिलता है। पित्त का रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। दोस्तों अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा होता है लाइपेज। दोस्तों जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से एंजाइम तीनों हैं? तो ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया और लाइपेज हो गया। साथियों जो लाइपेज है वो एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो लाइपेज है वो क्या काम करता है, तो दोस्तों जो लाइपेज है वो एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? बताइए, जो पेट की परत होती है दोस्तों इसमें कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये क्या काम करता है? तो ये जो है भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा इंडोस्कोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसका यूज जो है एग्जामिन अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको नापने के लिए, उसको चेक करने के लिए किया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं इंडोस्कोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडोस्कोप होता है, इंडोस्कोप उपकरण से पाचन तंत्र का परीक्षण किया जाता है। पक्वाशय में भोजन पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है और पित्त रस दोस्तों क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से रस आकर के भोजन में 3 प्रकार का एंजाइम होता है और दोस्तों उसका नाम है ट्रिप्सिन। तो जो पहला एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ये क्या काम करता है दोस्तों? तो ये जो है जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है दोस्तों,
ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। क्या काम होता है दोस्तों इसका? तो जो ये एंजाइम होता है ये जो है प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये बात यहाँ से समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो अगला एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज। दोस्तों जो एमाइलेज है ये हेमांड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा यानी शुगर में परिवर्तित करता है। और दोस्तों जो लाइपेज एंजाइम है ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा जो छोटी आंत है इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि पूर्ण पाचन कहाँ पर हो जाता है? तो छोटी आंत में दोस्तों यहाँ पर पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। तो यूरिया है दोस्तों, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा यकृत में। कहाँ पर दोस्तों? यकृत में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों बताया गया है कि जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन दोस्तों 1.5 से 2 किलो यानी 1.5 किलो से 2 किलो के बीच इसका वजन होता है। और दोस्तों यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा भी किया जाता है। और दोस्तों यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा तथा विटामिन को संचित करके रखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? बताइए आंसर क्या हो जाएगा कि किसमें दोस्तों होमोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली में। ठीक है दोस्तों, मछली होती है तो मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। साथियों जो मछली होती है तो मछली मत्स्य वर्ग की जीव है और इस वर्ग के जीव असमतापी जंतु हैं। इसका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही ये पंप करता है। इस वर्ग के जीव श्वसन गिल्स से करते हैं। मतलब जो मछली है, मछली श्वसन किससे करती है? तो गिल्स के द्वारा ये श्वसन करती है। और स्कोलियोडन, टारपीडो, दरियाई घोड़ा या मत्स्य वर्ग में आते हैं। ठीक है, जब एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं तब उसे होमोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोडोंट कहते हैं। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे कि मनुष्यों में, घोड़ा में और बाघ में। इनमें क्या है? तो इनमें जो है होमोडोंट हेट्रोडोंट दांत पाए जाते हैं, यानी विषम बार दंती दांत इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो मछली है मछली में होमोडोंट पाए जाते हैं, मतलब एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। बताइए, इसमें पहला कथन दिया गया है कि एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपोएसिस कहलाता है। किसी जहरीले पदार्थ का विसहरण या निराकरण। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही गुर्दे के कार्य हैं। क्या है साथियों? जो दोनों कार्य हैं ये किसके कार्य हैं? ये दोनों कार्य दोस्तों गुर्दे के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? बताइए किनमें से जो है किसकी अपेक्षाकृत आंत जो है अधिक लंबी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश की आंत दोस्तों जो है अधिक लंबी है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं साथियों, जो मनुष्य की जो आंत होती है वो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग मनुष्यों में कौन सा होता है? दोस्तों छोटी आंत जो है ये सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत दोस्तों आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। सबसे विशाल जानवर दोस्तों पूछा जाए तो नीली व्हेल दोस्तों ये सबसे विशाल जानवर है। सबसे छोटा जंतु पूछा जाए दोस्तों तो अमीबा सबसे छोटा जंतु है। और सबसे छोटी मछली की बात की जाए तो गोबी मछली दोस्तों सबसे छोटी मछली है। ये तीनों पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन
कहाँ पर होता है। हमने इसको ऊपर कई बार बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप लोग जो है इसका आंसर बता लेंगे। साथियों इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और वसा है, इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं इसमें। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत भोजन पाचन का मुख्य भाग है। छोटी आंत दोस्तों, इसका प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी के यू की तरह मुड़ा होता है उसे ग्रहणी या पक्वाशय कहते हैं। इसकी लंबाई दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है और जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें पॉइंट कुछ दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहां पर साथियों जो पॉइंट है बताया गया है कि मनुष्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य में दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? तब लोग साथियों आप लोग आंसर लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मनुष्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। वसा के अणु दोस्तों ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं और वसा सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वसा संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। बताइए कि इनमें से जो है कौन सा एंजाइम दोस्तों अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो ट्रिप्सिन एंजाइम है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसमें दिए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथियों यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य में लार लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ये हैं कौन कौन से? टाइलिन हो गया और लाइसोजाइम हो गया। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा साथियों जो लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। साथियों दोनों एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। रोटी चबाने से मीठा लगता है, ऐसा टाइलिन एंजाइम के कारण होता है। साथियों यह जो है एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु होती है। आंसर हो जाएगा Fe+2। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन धातु होती है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी धातु? आयरन धातु उसमें होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। बताइए कि कौन सा अम्ल दोस्तों हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो है हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों जो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है और हमारे पेट में दोस्तों भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है? तो 3 से 4 घंटे रहता है। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कहाँ पर नहीं होता है, तो आमाशय में इसका पाचन नहीं होता है। ठीक है, और पेट में दोस्तों भोजन कितने घंटे तक रहता है? तो 3 से 4 घंटे तक दोस्तों ये पेट में ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सेलुलोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो साथियों आंसर हो जाएगा शाकाहारियों को जो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर जो बताया गया है कि मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल तथा संबंध पाचन ग्रंथियों से संपन्न होती है। ठीक है, तो जो मनुष्य का पाचन तंत्र है ये आहार नाल तथा संबंध पाचन ग्रंथियों से संपन्न होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों छोटी आंत होता है और छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल का एक एस्टर होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। बताइए कि जो साथियों जो जठर ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जठर रस रेनिन एंजाइम भी स्रावित होता है। ठीक है, तो जठर रस रेनिन एंजाइम भी स्रावित होता है। केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। और साथियों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। साथियों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है और साथियों ये लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाचन के दौरान पित्त की जो भूमिका होती है क्या होती है, वसा का पायसीकरण। ठीक है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिया हुआ है। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा जो पित्त है यकृत से स्रावित होता है। इसमें 80% जल, 12% पित्त और 0.7% पित्त लवण और 0.28% कोलेस्ट्रॉल और 0.3% मध्यम वसाएं और 0.15% लेसिथिन होते हैं। ठीक है, पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। पित्ताशय दोस्तों नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। पायसीकरण के लिए सोडियम आयन भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। आज देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। साथियों यहाँ पर पूछा गया है आज का प्रश्न, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। बताइए तो लार ग्रंथि है दोस्तों इससे जो है कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप लोग जो है इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।